जब ये ज्वालामुखी फटा तो पूरी दुनिया में लिटिल आइस एज शुरू हो गई। और डेजर्ट्स में ये डिज़ाइंस आखिर किसने और क्यों बनाए, इस वीडियो में आप इतिहास के ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हो। नंबर 5, 1601 से 1603 के बीच एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसके बारे में माना जाता है कि इसने पूरी दुनिया के मौसम को बदल दिया। जब यह ज्वालामुखी फटा तो इसने एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में राख और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें छोड़ी। ये गैसें एटमॉस्फेयर में ऊंचाई पर जाकर सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंचने से रोकने लगी, जिससे पूरी धरती पर तापमान कम होने लगा। इस घटना के कारण पृथ्वी पर अगले कुछ सालों तक ठंड का मौसम बना रहा, जिसे वैज्ञानिक लिटिल आइस एज के नाम से जानते हैं। इस विस्फोट के कारण पूरी धरती पर एवरेज टेम्परेचर घट गया। गर्मियों के मौसम में ठंडी होने लगी। ठंड के मौसम के कारण फसलें नहीं उग पाई या उनकी पैदावार ही कम हो गई। यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में किसानों की फसलें नष्ट हो गई, जिससे अनाज और अन्य खाने की चीज़ों में कमी होने लगी। ठंड के मौसम के कारण जब फसलें ठीक से नहीं उगी तो खाने की भारी कमी हो गई। इसके कारण कई जगहों पर अकाल पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे और कुपोषण का शिकार हो गए। कमज़ोर शरीर और भूख के कारण लोगों में बीमारियां फैलने लगी। बीमारियों के फैलने से मृत्यु दर बढ़ गई और कई परिवार तबाह हो गए। इस ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में वैज्ञानिकों को पूरी तरह से यकीन नहीं है कि यह कहाँ हुआ था, लेकिन कुछ रिसर्चर का मानना है कि यह विस्फोट दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित हुएनापुतिना नामक ज्वालामुखी से हुआ था। नंबर 4, ईयर 1999 में यूटा में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम डेविड विपल है, उसने मैकडोनल्ड से एक हैमबर्गर खरीदा। उसका मोटिव ये था कि वो उस बर्गर को कुछ दिन तक अपने पास रखेगा और बाद में अपने दोस्तों को दिखाएगा कि कुछ दिन बाद वो बर्गर कैसा दिखता है। लेकिन वो उसे रखकर भूल गया और वो हैमबर्गर कई सालों तक उसकी कोट की जेब में पड़ा रहा। 2013 में जब अचानक उसने अपने पुराने कोट को देखा तो उसकी कोट की जेब में कुछ रखा हुआ था। उसने जेब से उस चीज़ को निकाला। वो हैरान हो गया कि ये वही हैमबर्गर था जो उसने 20 साल पहले खरीदा था। अब आप इमेजिन करो कि वो हैमबर्गर कैसा हो गया होगा। ज़रूर उसमें कीड़े पड़ गए होंगे और वो काफ़ी सड़ चुका होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसमें ना कोई सड़न आई, बल्कि वो देखने में भी सही सलामत लग रहा था। इसके रंग रूप में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आया। बर्गर का ब्रेड और पेटी लगभग वैसे ही थे जैसे 20 साल पहले थे। डेविड विपल ने जब उस पुराने मैकडोनल्ड्स बर्गर को टीवी पर द डॉक्टर शो में दिखाया तो इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ। इस घटना ने मैकडोनल्ड्स के खाने को लेकर लोगों में प्रिजर्वेटिव्स की मौजूदगी पर डिस्कशन शुरू कर दिए। आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई कोई भी खाने की चीज़ 1 से 2 दिन के अंदर सड़ जाती है, लेकिन ये बर्गर 20 साल बाद भी वैसा ही है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर इसको कोई खाएगा तो वो सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि खाने में पानी की कमी और उच्च स्तर के प्रिजर्वेटिव्स के कारण ऐसा हो सकता है, जिससे बर्गर खराब नहीं हुआ। उस शो में डॉक्टरों ने बताया कि बर्गर में मौजूद प्रिजर्वेटिव्स और नमक जैसी चीज़ें के कारण बर्गर की नमी खत्म हो गई थी, जिससे उसमें बैक्टीरिया और फंगस नहीं पनपे। इसके अलावा बर्गर का पतला होना और सही स्थिति में सूख जाना भी एक बड़ा कारण हो सकता था। फास्ट फूड को डेली खाने से ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन्हें कभी कभी ही खाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि ये लंबे समय तक ताज़ा बने रहें। नंबर 3, 1982 में चीन ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने पहले नेशनल पार्क की स्थापना की, जिसका नाम झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क है। यह पार्क हुनान प्रांत में स्थित है, जो लगभग 48 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पार्क चीन के सबसे प्रमुख नेचुरल लैंडमार्क्स में से एक है, जिसे 1992 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। इस पार्क की खास बात इसका यूनिक लैंडस्केप है। यहाँ के ऊंचे बलुआ पत्थर के कॉलम, जिन्हें क्वार्टजाइट सैंडस्टोन पिलर कहा जाता है, ये दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। ये कॉलम समय के साथ साथ हवा और पानी के कटाव के कारण बने हैं और कुछ कॉलम तो 200 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। इस पार्क में 700 से ज़्यादा पौधे की प्रजातियां पाई जाती हैं और यहाँ के घने जंगलों में कई दुर्लभ और लुप्तप्राय पशु प्रजातियां भी रहती हैं।
इस पार्क में घूमते समय ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क, इसका लैंडस्केप इतना यूनिक और वंडरफुल है कि हॉलीवुड की फिल्म अवतार ने यहीं से इंस्पिरेशन लेकर अपनी मूवी में फ्लोटिंग हालेलुया माउंटेन्स का सेट बनाया था। इस मूवी में दिखाए गए तैरते हुए पहाड़ असल में झांगजियाजी के इन्हीं पिलर्स से इंस्पायर थे, जो आज भी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। नंबर 2, प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक ओशन में लोकेटेड एक गहरी समुद्री खाई है। यह खाई लगभग 800 किलोमीटर लंबी और 8376 मीटर गहरी है, जो इसे अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट बनाती है। यह खाई 2 जियोलॉजिकल प्लेट्स के बीच बनी है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कैरेबियन प्लेट। इन प्लेटों के खिसकने से यह खाई बनी है। जब एक प्लेट दूसरे के नीचे खिसकती है तो यह ट्रेंच या खाई बन जाती है। समुद्र के नीचे इस खाई में पानी का बहुत अधिक प्रेशर होता है और यहाँ तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। इसके बावजूद यहाँ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो समुद्र की इतनी गहराई में भी जीवित रह सकते हैं। यह वैज्ञानिकों के लिए एक इंटरेस्टिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ के जीव जंतु और वातावरण बहुत अलग और चुनौतीपूर्ण होते हैं। प्यूर्टो रिको ट्रेंच के पास भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेटें आपस में खिसकती रहती है। इस एरिया में सुनामी आने का भी खतरा बना रहता है। वैज्ञानिक इस ट्रेंच की स्टडी करते हैं ताकि वे ये जान सके कि इतनी गहराई में जीवन कैसे चलता है, और साथ ही यह समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ की जियोलॉजिकल एक्टिविटीज कैसे काम करती है। यह खाई हमारे ग्रह के जियोलॉजी और समुद्री जीवन के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 1, पेरू देश की राजधानी लिमा के करीब 400 किलोमीटर साउथ डेजर्ट में ये जायंट फिगर्स बने हुए हैं। इन्हें नाज़का लाइन्स कहा जाता है। ये रेखाएं इतनी बड़ी हैं कि इन्हें जमीन से पूरी तरह देखना मुश्किल है, लेकिन आसमान से देखने पर ये साफ और पूरी आकृति दिखाई देती हैं। ये आकृतियाँ जानवरों, पौधों और ज्योमेट्रिकल डिजाइन की हैं, जैसे कि हमिंगबर्ड, मकड़ी, बंदर और यहाँ तक कि एक ऐसी इंसान की आकृति जो अंतरिक्ष यात्री जैसा लगता हो। नाज़का लाइन्स की खोज सबसे पहले 1920 के दशक में पेरू के आर्कियोलॉजिस्ट टेरेबिया मेजिया जेस्पो ने की थी, लेकिन 1930 के दशक में जब पायलट्स ने इस एरिया के ऊपर उड़ान भरना शुरू किया तो इन लाइन्स का असली आकार और कॉम्प्लेक्सिटी सामने आई। जमीन से तो इन पूरे डिजाइन को देखना मुश्किल है, लेकिन अगर हम आसमान से देखें तो ये डिजाइन पूरी तरह दिखाई देते हैं। माना जाता है कि इन डिजाइन्स को नाज़का सभ्यता ने 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच बनाया था। इसके बनाने के पीछे की थ्योरी ये है, उनका मकसद यहाँ रिचुअल करके बारिश करवाना था। अब इन लाइन्स को इस डेजर्ट में कैसे बनाया गया और इतने सालों से ये लाइन्स अभी तक सही सलामत कैसे टिकी हुई हैं। नाज़का लाइन्स को बनाने की प्रक्रिया आज भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इन्हें बनाने के कुछ तरीके अपनाए गए थे। नंबर 1 है मिट्टी हटाना। सबसे पहले ज़मीन के ऊपर की सतह की काली मिट्टी और पत्थरों को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को उजागर किया। इससे सफ़ेद रेखाएं बनी जो आज भी साफ दिखाई देती हैं। डिजाइन बनाना, ऐसा माना जाता है कि नाज़का के लोगों ने पहले छोटे मैप में डिज़ाइन बनाए होंगे और फिर इन डिज़ाइनों को बड़े पैमाने पर ज़मीन पर फैलाया होगा। वे सरल जियोमेट्रिकल डिजाइन से लेकर कॉम्प्लेक्स जानवरों और पक्षियों के चित्रों तक को बनाने में सक्षम थे। माप और सटीकता बनाए रखने के लिए वे सीधे लाइंस को खींचने के लिए रस्सी और लकड़ी के डंडों का इस्तेमाल कर सकते थे। इन डिवाइस के इस्तेमाल से वे बड़ी दूर तक सीधी और एक समान चौड़ाई वाली लाइन बना सके। ऊंचाई से अवलोकन, ये रेखाएं लाइंस इतनी विशाल हैं कि इन्हें जमीन से नहीं बल्कि ऊंचाई से देखा जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नाज़का के लोगों ने इन डिजाइन को बनाने के लिए कोई ऊंचाई वाली जगह या टावरों का उपयोग किया होगा, जिससे उन्हें अपने काम को ठीक से देखने और दिशा निर्धारण करने में मदद मिली होगी। कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसे लगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।